हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ रहे थे वर्टिब्रेट्स एनाटॉमी की। वर्टिब्रेट्स एनाटॉमी पढ़ते हुए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, टाइप ऑफ हार्ट पढ़ लिए थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने जो बाकी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे उनको डिस्कस कर लिया था। हमें वर्टिब्रेट्स के लंग्स के बारे में डिस्कस करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, उनके बारे में स्टडी करना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्टिब्रेट्स हैं। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करें टेट्रापोड्स में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, इनके अंदर लंग्स किस टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, किस शेप के होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एस्पिरेशन किस टाइप की होती है उनके अंदर, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी जब हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स में, यहाँ पे टेट्रापोड्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो आएगा वो होगा एम्फीबिया का लंग। तो फर्स्ट पॉइंट है एम्फीबियन लंग। एम्फीबियन लंग की बात करें, दो पाए जाते हैं, मतलब पेयर में होता है लंग्स। उसके अलावा स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप मतलब इस तरह से, यहाँ पे भी एक तरफ से मतलब बीच से फूला हुआ और दोनों साइड से पतला या चपटा, तो दोनों साइड से पिचका हुआ और बीच से फूला हुआ, ये होता है स्पिंडल शेप। तो इस तरह के लंग्स होंगे ये इस साइड भी और देखा जाए तो इस साइड भी। तो स्पिंडल शेप के लंग्स होंगे एम्फीबियंस के केस में। दो होंगे। एम्फीबियंस की बात करें तो टू लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इलास्टिक नेचर के होते हैं। लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड, सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक, थिन वॉल्ड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। थिन वॉल्ड मतलब पतले वॉल वाले, थिन वॉल्ड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलने का मतलब, सैक मतलब क्या होता है, एक पाउच, एक पैकेट, उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड, सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं, सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, दीवारें जो होती हैं उनकी पतली होती हैं, और सैक की तरह, पाउच की तरह, थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है इनके लंग्स का। उसके बाद अगर अपन बात करें इंटरनल लाइनिंग जो है लंग्स की, वो स्मूथ या फिर सिंपल सर्कुलेशन और पॉकेट्स की तरह होती है। इंटरनल लाइनिंग जो है वो स्मूथ हो सकती है या फिर स्मूथ बोलने का मतलब उसमें कोई भी उभार या कोई भी गड्ढा, डिप्रेशन ऐसा नहीं पाया जाएगा, स्मूथ होगी पूरी प्लेन वॉल, स्मूथ हो सकती है, या फिर और सिंपल सर्कुलेशन एंड पॉकेट्स। ये बोलने का मतलब क्या है, इंटरनल लाइनिंग जो है वो स्मूथ हो सकती है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लंग्स के बारे में अपन ने देखा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, तो उसका जो इंटरनल लाइनिंग है ये हो सकता है कि सिंपल सी इसी तरह से स्मूथ सी हो, ठीक है, या फिर इसमें फोल्डिंग्स हो पॉकेट्स की तरह, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? तो फिर वो सिंपल भी हो सकती है, सेक्युलर भी हो सकती है, पॉकेट्स वाली भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। अब उसके आगे अगर अपन बात करें, एयर एक्सचेंज जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के द्वारा होता है। एयर एक्सचेंज बाय पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वाया पॉजिटिव प्रेशर
वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से एयर एक्सचेंज होता है। अब ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है? अच्छा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से होता है ये तो ठीक है। रिब्स डेवलप नहीं होते, इसको मैं अभी समझाता हूँ। रिब्स आर नॉट डेवलप्ड। अगर डेवलप होंगे भी तो बहुत रूडिमेंट होंगे, प्रीमैच्योर होंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होता है? हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है, ह्यूमंस में नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है। ह्यूमन का एक्सचेंज आपको पता होगा, रेस्पिरेटरी कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट होने के कारण हमारा जो लंग्स है उसको फैलने का मौका मिलता है, एल्वियोलर टिश्यूज़ को फैलने का मौका मिलता है। तो एल्वियोलाई जैसे ही फैलता है, एल्वियोलाई के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है एयर का, ऑक्सीजन का, वो कम हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो जब वो नेगेटिव में चला जाता है तब उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तब होता है जब लंग्स ठीक से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। वेंटिलेटर के बारे में आपने सुना होगा, कोरोना का टाइम चल रहा है, वेंटिलेटर बहुत सुन रखा होगा आपने। वेंटिलेटर जो है ना, वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के मैकेनिज़्म पे, प्रिंसिपल पे काम करता है। वेंटिलेटर क्या काम करता है? वेंटिलेटर क्या होता है? एक आर्टिफिशियल लंग होता है। आर्टिफिशियल लंग्स होता है, वो हवा मुंह के अंदर डालता है। वो क्या करता है? हवा को मुंह के अंदर ट्रांसफ़र करता है, पंप करता है। तो हवा को जब कोई ज़बरदस्ती मुंह के अंदर पंप करेगा तो इंसान को क्या ज़रूरत? अच्छा, यहाँ पे देखो, ये एक एल्वियोलाई है। जब हम सांस लेते हैं, ह्यूमन बीइंग सांस लेते हैं, तो एल्वियोलाई क्या होता है? ये एक्सटेंड करता है। ये एल्वियोलाई जो है ना, ये एक्सटेंड करता है। तो जब इतना था, इसके अंदर जो प्रेशर था, इतना जो था, एल्वियोलाई का साइज़ जब इतना था, इसके अंदर कुछ प्रेशर रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रेशर रहा होगा। जैसे ही साइज़ बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा ना, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना प्रेशर, तो प्रेशर कम हो जाएगा। साइज़ जितना बड़ा, प्रेशर उतना कम। जैसे ही साइज़ बड़ा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे ही प्रेशर नेगेटिव में जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर स्पेस होगा, वैसे ही एयर बाहर से अंदर चला जाएगा। इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ये नहीं होगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में बाहर में जो एयर का प्रेशर है, बाहर का जो एयर का प्रेशर है, वही हमारे अंदर आता रहता है। बाहर से ही पंप हो जाता है एयर अंदर की तरफ, एल्वियोलाई को फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे एयर एक्सचेंज जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के थ्रू होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि लंग्स का कम्युनिकेशन कैसे होता है बक्कल कैविटी से, तो लंग्स जो है बक्कल कैविटी से लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो लंग्स कम्युनिकेट्स विथ बक्कल कैविटी। लंग्स जो है बक्कल कैविटी से कम्युनिकेट करता है थ्रू द लैरिंजियोट्रैकियल चेम्बर। लंग्स जो है वो बक्कल कैविटी से किसके थ्रू? लैरिंजियोट्रैकियल चेम्बर के थ्रू, LARYNGEOTRACHEAL, लैरिंजियोट्रैकियल चेम्बर के थ्रू कम्युनिकेट करता है लंग्स बक्कल कैविटी से। ठीक है, ये लैरिंजियोट्रैकियल चेम्बर जो है कहाँ ओपन होता है? माउथ के फ्लोर पे, बक्कल कैविटी के फ्लोर पे ओपन होता है। ठीक है, उसके अलावा हार्ट के डॉर्सोलेटरल साइड पे जो क्या कहते हैं लंग्स से प्रेजेंट होते हैं, दोनों लंग्स। हार्ट है उसका डॉर्सल मतलब पिछला साइड, लेटरल मतलब साइड वाला, तो पीछे दोनों साइड जो है हार्ट के लंग्स जो है मौजूद रहते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। पेरिटोनियम से घिरे हुए होते हैं लंग्स का, अगर देखा जाए तो लंग्स आर कवर्ड विथ लेयर की बात है, जो कवरिंग लेयर है उसको अपन पेरिटोनियम यहाँ पे बोलते हैं। पेरिटोनियम से कवर्ड रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद एल्वियोलाई मौजूद रहता है। लंग्स के अंदर अगर देखा जाए तो इंटरनल सरफेस पे अगर फोल्डिंग पाई जाएगी, इंटरनल सरफेस पे अगर फोल्डिंग पाई जाएगी तो उस फोल्डिंग के बीच बीच में एल्वियोलस मौजूद होगा। और इस एल्वियोलस का क्या काम है? सरफेस एरिया बढ़ाना रेस्पिरेशन के लिए। ये सिंपल रेस्पिरेशन का मेथड है। एल्वियोलाई मौजूद रहेगा, वो सरफेस एरिया बढ़ाएगा रेस्पिरेशन के लिए। सांस लेंगे तो एल्वियोलाई के अंदर वो हवा जाएगी और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है शरीर के अंदर टिश्यू और बॉडी फ्लूइड के बीच में। एम्फीबियन लंग्स इतना था, समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेप्टिलियन लंग्स की। एम्फीबियन लंग्स के बाद अपन बात करते हैं रेप्टिलियन लंग्स। सिंपल सैक लाइक, सिंपल सैक लाइक होते हैं स्नेक्स में प्रेजेंट होते हैं और स्फेनोडॉन में प्रेजेंट होते हैं। स्फेनोडॉन जो है लिजार्ड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, लिजार्ड की तरह एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो स्नेक्स में और स्फेनोडॉन में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर इन स्नेक एंड स्फेनोडॉन, ठीक है। स्फेनोडॉन और स्नेक में सैक की तरह, थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल की बात करें, लिजार्ड, क्रोकोडाइल और टर्टल, इन तीन की अगर अपन बात करें तो सेप्टम मौजूद होगा। इस सेप्टम के मौजूद होने के कारण लंग्स अलग अलग बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइडेड रहेगा। सेप्टम का मतलब होता है एक ऑर्गन के बीच में अगर कोई डिविजिबल थिंग है या फिर एक दीवार है ऑर्गन के बीच में, उसको अपन सेप्टम बोलते हैं। एक मसल्स की लाइनिंग होती है, ठीक है। तो इट इज़ लाइनिंग इज़ सेप्टेट, सेप्टम की लाइनिंग जो है मौजूद रहेगी, सेप्टम मौजूद रहेगा। उसके अलावा चूँकि सेप्टम मौजूद रहेगा इसलिए बहुत सारे चैम्बर्स और सब चैम्बर्स मौजूद रहेंगे। मैनी चैम्बर्स एंड सब चैम्बर्स, बहुत सारे चैम्बर्स और सब चैम्बर्स भी रहेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डायफ्राम अवेलेबल नहीं होगा। नो डायफ्राम इज़ अवेलेबल। डायफ्राम क्या हेल्प करता है? रिबकेज को नीचे ले जाने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। जब डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ऐसे तो डोम शेप रहता है, पर जब हम एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स को फैलने या रिबकेज को फैलने की जगह मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें डायफ्राम नहीं रहता तो इसके कारण होता क्या है? थोरैक्स और एब्डोमिनन के थोरैक्स और एब्डोमिनन, ठीक है, एब्डोमेन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता कि कहाँ थोरैक्स है कहाँ एब्डोमेन है, ठीक। नो प्रॉपर डिवीज़न बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। या थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद अगर अपन बात करें इंटरनल लाइनिंग जो है वो अंदर की तरफ क्या कहते हैं? मुड़ी हुई रहती है। इंटरनल लाइनिंग जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। इंटरनल लाइनिंग अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है और अंदर की तरफ मुड़ने के कारण इसके अंदर बहुत सारे पॉलीगोनल सेल्स और छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं।
तो इंटरनल लाइनिंग फोल्डेड इनवर्ड्स कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ मैनी पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स, मतलब अगर यहाँ ये लंग्स है और यहाँ एक और लंग्स है, ठीक है, तो जो यहाँ पे लंग्स है इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये हो गया। तो कंपार्टमेंट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे इस तरह से सेल्स बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो पॉलीगोनल शेप के सेल्स जो हैं वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हीं को अपन बोल रहे हैं यहाँ पे कि कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इस तरह के कंपार्टमेंट्स दिखते रहेंगे पूरे लंग्स में, थ्रू आउट द लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के कंपार्टमेंट्स पॉलीगोनल टाइप के दिखते रहेंगे। और ये स्ट्रक्चर जो है टॉर्टोइज में बहुत क्लियरली दिखता है। ये जो कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर है ये टॉर्टोइज में बहुत इजीली दिखता है। यहाँ भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से एयर एक्सचेंज होता है। एयर एक्सचेंज जो है थ्रू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से यहाँ भी एयर का एक्सचेंज होता है। मतलब एल्वियोलर सैक को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एयर अपने आप बाहर से अंदर आ जाएगा, एयर अपने प्रेशर से अंदर आ जाएगा और गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रेप्टिलियन लंग, समझ में आ गया। सिंपल सैक लाइक थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है। स्नेक और स्पेनोडॉन में थैले टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। स्पेनोडॉन लिजार्ड की तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, इन लोगों में लाइनिंग पाई जाती है। लंग्स के अंदर सेप्टम पाया जाता है, लाइनिंग्स पाई जाती है। उस सेप्टम के कारण बहुत सारे चैम्बर्स और सब चैम्बर्स में लंग डिवाइड हो जाता है। डायफ्राम मौजूद नहीं रहता है, कोई भी प्रॉपर डिवीजन नहीं रहता है थोरैक्स और एब्डोमेन का। मतलब थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हमारे अंदर डायफ्राम होता है तो डायफ्राम के ऊपर वाला भाग जो है थोरैसिक कैविटी होता है, नीचे वाला भाग एब्डोमिनल कैविटी होता है, इसलिए हमें पता रहता है। पर यहाँ पे डायफ्राम है नहीं, इसलिए हमें नहीं पता। इंटरनल लाइनिंग जो है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के कारण बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स या सेल का निर्माण होता है और इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से होता है। इतना चीज़ समझ में आ गया। रेप्टिलियन के बाद एवियन लंग्स पे आओ। रेप्टिलियन लंग्स हो गया, अब एवियन लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। एवियन लंग्स रेप्टाइल्स का ही मॉडिफिकेशन है, रेप्टाइल के ही लंग्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मॉडिफाइड फ्रॉम रेप्टिलियन रेप्टाइल के जो लंग्स है वैसे उससे मॉडिफाइड होके ये एवियन लंग्स बना है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं एयर सैक। एयर सैक प्रेजेंट होता है, ये पॉकेट होते हैं। ये जो है एयर चैम्बर्स होते हैं, एयर पॉकेट्स होते हैं, ठीक है। एयर सैक्स की बात करें तो टोटल 9 सैक पाए जाते हैं, 9 पॉकेट्स पाए जाते हैं। अब ये 9 पॉकेट्स डिवाइडेड कैसे रहते हैं? एंटीरियर सैक और पोस्टीरियर सैक, एंटीरियर सैक और पोस्टीरियर सैक, टोटल 9 होते हैं। एंटीरियर सैक की बात करें तो इसमें आता है इंटरक्लेविकुलर, सर्विकल्स और एंटीरियर थोरैसिक्स। इंटरक्लेविकुलर या इंटरक्लेविकल
इसमें आता है इंटरक्लेविकुलर, उसके साथ साथ सर्विकल्स और एंटीरियर थोरैसिक्स एंड एंटीरियर थोरैसिक्स। इंटरक्लेविकुलर, सर्विकल्स एंड एंटीरियर थोरैसिक्स। और पोस्टेरियर की बात करें तो पोस्टेरियर थोरैसिक्स और एब्डोमिनल्स। यहाँ पे बात करें तो पोस्टेरियर थोरैसिक्स एंड एब्डोमिनल्स। ये होता है सिंगल, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, 2 4 6 8 9 हो गए। 9 एयर सैक्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं बर्ड्स में, एवियन लंग्स में। अब इनकी ज़रूरत क्या है? एयर सैक्स होंगे तो एयर स्टोर करके रखेंगे, एयर स्टोर करके रखेंगे तो बॉडी हल्की होगी, बॉडी हल्की होगी तो बॉडी उड़ पाएगी। चिड़ियों को उड़ना है ना, तो बॉडी में हवा होना ज़रूरी है, बॉडी में हवा, इसलिए तो हम चिड़िया के बोन्स के बारे में बोलते हैं हॉलो बोन्स होते हैं, खोखले बोन होते हैं। उनके शरीर को चाहिए हवा, चाहिए, तो वो हवा से वो मेंटेन रहते, उड़ पाते हैं। तो ये 9 सैक प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, एयर सैक्स जो हैं हैज़ वेरी थिन वॉल्स, बहुत पतले वॉल्स होते हैं और इनके अंदर जो इनके वॉल्स हैं उसमें ब्लड कैपिलरी भी बहुत कम होती है। ठीक है, वेरी थिन वॉल्स विथ वेरी फ्यू ब्लड वेसल्स, बहुत कम ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। तो एयर सैक्स जो हैं वो बहुत थिन होते हैं, पतले वॉल, बहुत पतले वॉल होते हैं उनमें, और बहुत कम ब्लड वेसल होते हैं। तो इतने कम ब्लड वेसल होते हैं इसलिए इसके अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज में नहीं रोल प्ले करेगा। एयर सैक की बात कर रहे हैं, एयर सैक्स डू नॉट डायरेक्टली हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज में ये भाग नहीं लेगा। इसका काम क्या रहेगा? रादर, मतलब ये तो नहीं करेगा पर दे वेंटिलेट लंग्स। सेम चीज़, वेंटिलेशन का मतलब मैंने बोला कि एक आर्टिफिशियल लंग्स होता है, वेंटिलेटर का मतलब यही समझो। तो ये लंग्स को वेंटिलेट करेगा, लंग्स जो पूरे जगह ऑक्सीजन भेजते हैं ये लंग्स के पास हवा भेजेगा। ठीक है, अब ये काम किस तरह से करेगा? पंप की तरह। एक पंप आता है ना इतना बड़ा, वो आगे से क्या कहते हैं, किसी चीज़ में पाइप में लगा और पीछे से दबाओ तो आगे हवा निकलता है, वो पंप आता है, उसको नॉर्मली अपन बेलो बोलते हैं। तो वो पंप क्या होता है, पीछे से उसको प्रेशर दो, आगे से हवा निकलेगी। तो इसी तरह से बेलो की तरह काम करता है और लंग्स को हवा पहुंचाता है। ये खुद हवा को स्टोर करके रखता है ताकि बॉडी जो है उसको बेयोंसी मिलती रहे, और लंग्स को वेंटिलेट करता है, लंग्स में हवा पहुंचाता है। एयर सैक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें लंग्स में क्या कहते हैं, ये पहुंचाता है, लंग्स को वेंटिलेट कर देता है। लंग्स को वेंटिलेट करने के बाद लंग्स में पैराब्रांकियल लंग्स होते हैं, इनके पास जो है पैराब्रांकियल लंग्स होते हैं। एंड जो पैराब्रांकियल लंग्स होते हैं वो 2 भाग में डिवाइडेड होते हैं। इसको मुझे मिटाने दो। लंग्स की अगर बात करें तो 2 भाग में डिवाइडेड है यहाँ पे, एल्वियोलाई और एयर कैपिलरीज। लंग्स की बात करें यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड है, एल्वियोलाई और एयर कैपिलरीज। ठीक है, एल्वियोलाई और एयर कैपिलरीज में ये डिवाइडेड है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो गैसियस एक्सचेंज ये एल्वियोलाई से हो जाती है। गैसियस एक्सचेंज जो है ये एल्वियोलाई से होती है।
मतलब गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई से होती है। जो लंग्स होंगे यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आएंगी, ब्लड वेसल्स जब आएंगी तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, एल्वियोलाई से गैस का एक्सचेंज होगा, एल्वियोलाई से जाएगा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। सो एल्वियोलाई से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के काम है। एयर सैक जो है उसके अंदर भी गैस जाना है, तो दो तरह का काम, यहाँ पे रेस्पिरेशन तो हो रहा है, साथ ही साथ वेंटिलेशन भी हो रहा है। हमारे अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं सांस लिए मतलब उसको स्टोर करके रख रहे हैं, नहीं ना, पर यहाँ पे ऐसा होता है स्टोर करके रखा जाता है। एयर कैपिलरी स्टोर करने का काम करता है, एल्वियोलाई जो है गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। तो रेस्पिरेशन का भी काम चल रहा है और वेंटिलेशन का भी काम चलता रहता है। फाइनली आता है अपना मैमेलियन लंग्स। ये हो गए 3। अब फाइनल लास्ट टॉपिक है अपना मैमेलियन लंग्स का। मैमेलियन लंग्स, मैमेलियन लंग्स के बाद ऑलरेडी तुम लोग को पता ही होगा, मैमेलियन लंग्स में नॉर्मली 1 से 6 लोब्स होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो नॉर्मली बात करें तो 1 से 6 लोब्स जो हैं उसमें डिवाइडेड रहते हैं मैमेलियन लंग्स। उसके अलावा राइट लंग्स में कभी कभार जो है वो लोब्स की संख्या ज़्यादा रहती है लेफ़्ट लंग के मुकाबले, ठीक है। एयर का फ्लो जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशाओं में होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ट्रैक है तो उसमें क्या होता है, नोज़ से हम सांस लेते हैं, नेज़ल कैविटी से सांस लेते हैं, फेरिंग्स में जाता है, उसके बाद लैरिंग्स में जाता है, ट्रैकिया जाता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है, हमारे लंग्स में पहुंचता है, एल्वियोलाई में चीज़ें पहुंचती हैं, एल्वियोलाई में एयर पहुंचती है और एल्वियोलाई से गैस का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद फेरिंग्स तक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एक ही रहता है, फेरिंग्स तक। फेरिंग्स के बाद वो डिवाइड हो जाता है, डिवीज़न कहाँ होता है, लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स के पास मौजूद होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस लैरिंग्स को कवर करके रखता है ताकि जब हम फूड खाएं तब खाना जो है वो लैरिंग्स में ना चला जाए और कहाँ जाए, खाना ईसोफेगस में रहे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहे। तो 6 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 6 लोब्स के बाद क्या क्या प्रेजेंट होता है, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी क्यों, नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद नोज़ हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। ब्रोंकाई में क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई जो आता है उसमें एयर आता है, ट्रांसफ़र होता है लंग्स में। प्राइमरी ब्रोंकाई में जो है लंग्स में ट्रांसफ़र होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है। उसके बाद जो एयर है वो डिवाइड होके एल्वियोलाई में चले जाता है। एल्वियोलाई के बाद फाइनली क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो जाता है। गैस के एक्सचेंज के बाद O2 जो है हमारे ब्लड में चला जाता है, CO2 जो है हमारे टिश्यू से ब्लड के थ्रू हमारे एल्वियोलाई से शरीर के बाहर निकल जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। और एक चीज़, हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन थ्रू नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन से हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे जाता है, एल्वियोलर कैविटी की जगह बढ़ती है, एल्वियोलर सैक की जगह बढ़ती है। जगह बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर कम होता है, नेगेटिव हो जाता है। प्रेशर नेगेटिव हो जाता है तो बाहर से सांस अंदर आ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। बाहर से हवा जो है अंदर की तरफ आ जाती है। पेरिटोनियल लेयर से क्या कहते हैं, घिरा हुआ रहता है और जहाँ पे लंग्स मौजूद रहता है उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। ठीक,
लंग्स के जो वॉल्स हैं उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। इतनी चीज़ें पता चल गई। इतना ही था कंपैरेटिव स्टडी वर्टिब्रेट एनाटॉमी का, वर्टिब्रेट लंग्स का। वर्टिब्रेट लंग्स हमने आज ओवर कर लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वर्टिब्रेट एनाटॉमी का वो हमने कंप्लीट कर लिया, कंपैरेटिव स्टडी पूरी पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि कैसे वर्टिब्रेट्स का यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में हम इतना ओवर करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स बनाइएगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।